प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 3 अगस्त 2014 रात के 2 बजे इराक के ऊपरी हिस्से में, मतलब सिंजार की पहाड़ियाँ, सिंजार करके एक प्रदेश है। बहुत सारे जो यजीदी समुदाय के लोग हैं इसी पहाड़ियों में बसते हैं। करीबन 100 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है, लाइमस्टोन की पहाड़ियाँ है। तो इसमें बसने वाले यजीदी लोगों के ऊपर जो आइसिस के लोग हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो जो खलीफ के आदेश से ये जो लड़ाके हैं, सोल्जर्स तो नहीं कह सकते, जो लड़ाके हैं आइसिस के, वो सीरिया की तरफ से और इराक की 2 दिशाओं से इसके ऊपर आक्रमण शुरू कर देते हैं। तो जो यजीदी संप्रदाय के लोग हैं या यजीदी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ये पेशमेरगा, मतलब कुर्दिश फोर्सेस है जो पूरी तरह से मुस्लिम है, उनके ऊपर रहती है। तो उनको भनक लग जाती है कुछ घंटों पहले कि आइसिस की ये हरकत होने वाली है, तो ये पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। आक्रमण का सामना नहीं करते, पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। खुद तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन यजीदी लोगों को मरने के लिए उनके मुंह में ढकेल देते हैं और उनको भी पीछे हटने से मना करते हैं। यजीदी लोगों को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। अभी पता नहीं ये हरकत क्यों हुई, हो सकता है उम्मत की बात हो, उम्मा की, या हो सकता है ये जो आइसिस के फोर्सेस से डर गए। वैसे जो आइसिस के लड़ाके थे वो भी 10 से 20 हज़ार के आसपास उनकी तादाद रहेगी, और जो ये पेशमेरगा है, कुर्दिश जो आर्मी है, उनकी फोर्सेस भी 20 हज़ार से ज़्यादा, और प्लस उनके पास तो रिजर्व फोर्सेस भी 2 लाख से ऊपर है, फिर भी पीछे हट जाते। रात के 2 बजे का समय, ये एक यजीदी इंसान करे तो क्या करे। उसकी फैमिली में जो रहेंगे, उसके बूढ़े माँ बाप रहेंगे, बीबी रहेगी, छोटे बच्चे रहेंगे, कहाँ लेके जाएगा। तो जिस अवस्था में वैसे वो भागना शुरू कर देते हैं, जिस दिशा में मिले वो अपना घर दार छोड़ के सब भागने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग फिर भी आइसिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी, आइसिस की स्ट्रेटेजी देखो, इस्लामिक स्टेट की स्ट्रेटेजी देखो क्या होता है। मतलब जो खिलाफत है, कैलिफेट है, उनकी अपनी एक रणनीति है। रणनीति का पहला हिस्सा, जितना प्रदेश मिले वो काबिज कर लो। तो सिंजार की पहाड़ियों पे वो आहिस्ते आहिस्ते जितना प्रदेश आगे आगे बढ़ते बढ़ते जितना मिल जाता है वो काबिज करना शुरू कर देते हैं। फिर जो भी पॉपुलेशन उनके हाथ लग जाते हैं ये यजीदी कम्युनिटी की, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इस्लाम स्वीकार करो या आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जितने लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, धर्मांतरण कर सकते हैं, कर लेते हैं, और जो धर्मांतरण से मना करते हैं उनको गोलियों से भून डालते हैं। कुछ ही घंटों में, आक्रमण के कुछ ही घंटों में करीबन 5,000 से ज़्यादा यजीदियों को ये मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी, पहला तो भूभाग पे कब्जा, दूसरा उन्होंने धर्मांतरण किया। जो धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं तो उसको गोलियों से भून डाला और रातों रात गड्ढों में गाड़ भी देते हैं। फिर जितने बचे हुए लोग इनके हत्थे चढ़ जाते हैं उनको ये सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग। सेग्रीगेशन में कैसे है कि जितने पुरुष है, जो मर्द है, मतलब करीबन 12 साल के उम्र के जितने मर्द रहेंगे, बच्चों के वो छोड़ देते, 12 साल से कम उनको अलग कर देते। तो 12 साल के ऊपर के जो मर्द है या पुरुष है, और सारी बूढ़ी औरतें वो एक तरफ, बूढ़ी औरतें और 12 साल के ऊपर के जितने भी लोग मिलेंगे मर्द सेक्शन में, जेंट सेक्शन में पुरुष, वो एक तरफ। बची हुई औरतें और छोटे बच्चे, जो 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, और बाकी के औरतें और जो छोटी लड़कियां रहेंगी वो, उनको अलग कर देते हैं। धर्मांतरण प्रक्रिया तो पूरी होती है, मतलब पूरी हो रही है उनकी, लेकिन ये अलग अलग कर दे। अभी जो औरतें हैं उनको, मतलब हर एक औरत के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बार बार बलात्कार किया जाता है। ये जो आइसिस के लड़ाके हैं उनमें इनको बांट दिया जाता है, उनके ऊपर बार बार बलात्कार किया जाता है। यहाँ तक ही नहीं रुकते, इराक के और सीरिया के कुछ प्रदेशों में कुछ इलाके ऐसे जिसमें गुलामों के बाजार लगाए जाते हैं, और इन औरतों को वहां पे बेचा जाता है, बार बार बेचा जाता है, उनकी रेट लिस्ट तय हो जाती है। तो एक तो हो गया जमीन पे कब्जा, दूसरा इस्लाम में धर्मांतरण हो गया, तीसरा जो नहीं मान रहे उनको गोलियों से भून डाला, रातों रात गड्ढों में गाड़ दिया। फिर जो आबादी उनके हाथ लगती है उनको पुरुषों और बूढ़ी औरतों अलग और इन औरतों को अलग, फिर हर एक के ऊपर बलात्कार किया, बार बार बलात्कार किया, और उनको गुलामों के बाजार में बेचा गया, बार बार बेचा गया। ये प्रक्रिया करीबन 3 साल तक चलती रही। फिर जो छोटे बच्चे इनके हाथ लगे उनको इन्होंने आतंकवादी बना दिया,
उनके हाथ में हथियार थमा दिए और अपने ही लोगों से, मतलब यजीदी लोगों के ऊपर ही गोलियां बरसाने के लिए कहा। फिर इनका उपयोग आगे जाके जो बॉम्बर है, सुसाइड बॉम्बर, आत्मघाती पतंग, उनमें ये बच्चों का इस्तेमाल किया। ये है इस्लामिक स्टेट, ये है इस्लामिक स्टेट का कारनामा जो दुनिया ने देख लिया। 3 अगस्त की मध्यरात्रि को ये शुरू हो जाता है। 4, 5, 6 3 दिन तक ये पूरा दहशत का आलम चलते रहता है। तो कुछ यजीदी लोग पीछे की पहाड़ियों में जाके आश्रय लेते हैं। करीबन 50 से 60 हजार की आबादी सिंजार की पहाड़ियों में फंस जाती है। अभी सिंजार की पहाड़ियाँ ऐसे है कि तेज धूप है और पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग इनमें से तो डिहाइड्रेशन से ही मर जाते हैं। इतनी तेज धूप में रहेंगे, पानी भी नहीं, तो ऐसे डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। कुछ लोग तो आईसिस की दहशत से और नाम से ही आत्महत्या कर लेते हैं। अभी जो बची कुछ पॉपुलेशन है उसके लिए फिर यूएस के प्रेसिडेंट उस वक्त के बराक ओबामा जाग जाते। तब तक 7 तारीख आती है। 3 और 4 की मध्य रात्रि में ये हो गया। 5, 6, 7 तारीख को यूएस फोर्सेस, ये मतलब यूएस के जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा उस वक्त के, वो जाग जाते हैं। ये इंसानियत के ऊपर जो हमला हुआ वो मतलब देखने लायक भी, मतलब उसकी जो तीव्रता थी, जो फेरोसिटी थी, एक अटैक की फेरोसिटी रहती है, वो देख के दुनिया दहशत में आ जाती है। तो यूएस के प्रेसिडेंट अपनी जो एयरफोर्स है यूएस की, उसको आदेश दे देते हैं कि भाई आप अटैक करो और किसी तरह से जो एटलीस्ट 50,000 बच्चे उनको बचाओ, और जो इधर उधर भागे हुए लोग हैं, तो ये जो आईसिस के लोग हैं उनके तक नहीं पहुंचे, ऐसे कुछ करो। बीच में और एक बात हो जाती है। एक तरफ आईसिस के मुसलमान हैं और दूसरी तरफ पीकेके और वाईपीजी। पीकेके मतलब ये कुर्दिश लेबर पार्टी, कुर्दिश वर्कर पार्टी कह सकते हैं आप, और दूसरा पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट। अभी ये जो 2 ग्रुप है, मोदी जी आपके काम के ग्रुप है, ये जो नाम है आप याद रखिए, पीकेके एंड वाईपीजी। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने और वेस्टर्न पावर्स ने, जो नाटो के मेंबर वगैरह, उन्होंने दहशतवादी टैग लगा दिया इनके ऊपर, जो दहशतवादी का लेबल है वो लगा दिया। वैसे वो दहशतवादी है नहीं, ये कुर्दिश प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह के लोग हैं जो तुर्कस्तान से लड़ते हैं क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए। तो वैसे हमारे लिए, मतलब भारत के लिए वैसे वो दहशतवादी नहीं है, तुर्कस्तान के लिए हो सकता है वो दहशतवादी है। तो ये जो मुसलमान है, जो कुर्दिश मुसलमान, जो ये 2 पार्टी के लोग, पीकेके एंड वाईपीजी, तुर्कस्तान, अब ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, और दूसरा ये पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट के, जिनको ये लोग दहशतवादी मान रहे हैं, यूएसए और यूनाइटेड स्टेट्स, ये जाग जाते हैं। मतलब इनके अंदर की जो इंसानियत जाग जाती है। ये कुछ अच्छे किस्म के मुसलमान हैं और आईसिस के सामने डट के खड़े हो जाते हैं, आईसिस का मुकाबला करते हैं। जो पेशमेरगा मुसलमान है वो तो भाग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो 2 है जिनको दुनिया आतंकवादी समझते हैं, वो जो यजीदी लोग फंसे हुए उनके बचाव के लिए आगे आ जाते हैं, ये आईसिस से भिड़ जाते हैं। और इनकी बदौलत जो 50,000 यजीदी जो ट्रैप हुए थे जो सिंजार के माउंटेन में, तो वो किसी हद तक बच जाते हैं। तब तक यूएस की बॉम्बिंग शुरू हो जाती है 8 तारीख को। वैसे ऑर्डर तो वो 7 तारीख को शुरू कर देते हैं, 8 तारीख को यूएस एयरफोर्स की बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। फिर नाटो फोर्सेस भी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर बाकी लोगों में जान आ जाती है, मतलब जो इराक की जो बचे हुए लोग हैं जो आईसिस को सपोर्ट नहीं करते, ऐसे भी मुसलमान हैं जो आईसिस को सपोर्ट नहीं करते, इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट नहीं करते, वो इराक के लोग जो मुसलमान हैं वो जाग जाते हैं, सीरिया के जो मुसलमान हैं वो जाग जाते हैं, कुर्दिस्तान के कुछ मुसलमान आ जाते हैं। तो बहुत सारे मुस्लिम फोर्सेस से इकट्ठा होते हैं और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोप और जो अमेरिका की जो टेक्निकल सपोर्ट इनको मिलती है, इनकी एयरफोर्स की मदद मिलती है। यूएस जो फंसे हुए लोग हैं सिंजाश के माउंटेन में, उनके लिए फिर जो खाने पीने की चीज़ है, पानी है, वो कुछ गिरा देते हैं कि किसी हद तक 2-4 दिन और वो जिंदा रह सके। तब तक यूएस का अटैक शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोगों की जान यूएस की वजह से, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यूएस की वजह से बचती है, क्योंकि सिंजाश के माउंटेन में वो खाने पीने के पैकेट्स और पानी वगैरह की व्यवस्था करवा देते हैं एयर ड्रॉपिंग से। तो ये जो पीकेके एंड वाईपीजी है, इनकी वजह से वो तो कुर्दिश अपने जो यजीदी लोग हैं वो बच जाते हैं। फिर बाकी मुसलमान हैं वो आईसिस के ऊपर खड़े हो जाते हैं। मुसलमान मुसलमान से भिड़ता है, ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान एक ही तरीके के हैं। तो जो अच्छे मुसलमान हैं वो जाग जाते हैं, वो आईसिस से भिड़ लेते हैं और उसमें आईसिस का जो सेटबैक है वो शुरू हो जाता है।
2014 से लेके 2017 तक 3 साल तक ये लड़ाई चलती रहती है। यजीदी तो बच जाते, 4 लाख लेकिन भाग खड़े होते। 3 साल तक ये जो आईसिस की लड़ाई ये चलती रहती है। 3 साल में जो मुसलमान और वेस्टर्न पावर्स मिलकर आईसिस को हरा देते हैं। तो 3 साल के बाद जो आईसिस हार जाती है और 2 साल और लगते हैं कि जो उनका खलीफ है अबू बकर अल बगदादी, 90% तो आईसिस को 3 साल में ही वो निपटा देते हैं, लेकिन किसी तरह से 5-10% इधर उधर बचे रहते हैं। और आखिर में जो उनका मुखिया है, जो खलीफ बना बैठा है अबू बकर अल बगदादी, तो 2019 में, मतलब मोदी जी आपके सेकेंड टर्म में, दूसरी बार जब आप प्रधानमंत्री बने उसके 5 महीने बाद यूएस की बॉम्बिंग में, यूनाइटेड स्टेट्स की बॉम्बिंग में, ये जो अबू बकर अल बगदादी जो खलीफ बना बैठा था उसकी मौत हो जाती है और आईसिस पूरी तरह से खत्म, उस एरिया में खत्म, वो ना के बराबर हो जाती है। तो ये 5 साल 2014 से लेके 2019 ये खिलाफत या खलीफ का राजपाट चला, जो खिलाफत के लिए, मतलब ऐसी कुछ खिलाफत के लिए हमारे प्रिय बापूजी महात्मा गांधी जी इसमें खिलाफत आंदोलन को जो सपोर्ट किया था, वो नज़ारा 90 साल के बाद दुनिया ने देख लिया। अभी जो स्थापित हुए करीबन 4 लाख लोग, तो उसमें से 2 लाख लोग आज भी ऐसे शिविरों में रह रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में, जिसमें इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। आपको तो शरणार्थी शिविर जो है वो भली भांति पता होंगे। ये जो भारत देश के आप मुखिया है, प्रधानमंत्री, तो थोड़ा सा जो कश्मीरी पंडित है उनके शरणार्थी शिविर देख लीजिए, कुछ जम्मू में है, कुछ दिल्ली में है, तो आपको पता लगेगा शरणार्थी शिविरों में ज़िंदगी कैसे होती है। तो आज भी 2 लाख जो यजीदी बचे हुए, यजीदी लोगों को आज तक 73 टाइम, 73 बार उनका जेनोसाइड हो गया, मतलब पूरे वंश को मिटाने की कोशिश हो गई। और अभी का जो आईसिस का था ये 74, मतलब 74 बार, तो 74 टाइम्स इनके जीनोसाइड की कोशिश आज तक हो गई और इतने बचे हुए थे। तो 2 लाख आज शरणार्थी शिविरों में, 1.5 लाख कुछ सिंजार प्रदेश में वापस आ गए। आने के बाद उनके पास बचा क्या, 80 से 90% पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस है। उनके रिलीजियस प्लेसेस के सारे टेम्पल्स वगैरह पूरे तोड़ दिए, जला दिए, घरदार भी नहीं बचे, मतलब कुछ है ही नहीं उनके पास। तो लगभग जो कम्युनिटी है वो, मतलब कुछ जिंदा रहने लायक कोई स्थिति बची ही नहीं। जो जिस तरह से बाकी लोग, मतलब जो जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो भी उनके पास अभी नहीं बची। मोदी जी, शिवाजी महाराज की अभी 350वीं जो राज्याभिषेक है उसकी जयंती हो गई। कॉरोनेशन सेरेमनी जो शिवाजी महाराज की हुई थी उनको, उसको 350 साल पूरे हुए। इस अवसर पर आपने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। अभिजात भाषा मतलब क्लासिकल लैंग्वेज। तो बीइंग अ महाराष्ट्रियन, एक महाराष्ट्रियन होने की वजह से मुझे आपके इस डिसीजन के ऊपर गर्व है। वैसे हर भाषा अपने आप में समृद्ध होती है, कोई थोड़े लेवल पे, कोई ज़्यादा लेवल पे, फिर भी आपने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, भारत सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया। तो उसके कुछ जो कुछ बेनिफिट है वो आगे सामने आएंगे। तो मराठी आपको अच्छी तरह से आती है। तो इस स्टोरी, मतलब ये पिछले 3 एपिसोड से मैं आपको बता रहा हूँ, उसका सारांश अभी मराठी में बताता हूँ। आपको मराठी में शायद बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो प्रधानमंत्री जी, ये जो यजीदी कम्युनिटी है, प्रधानमंत्री जी, ही जी यजीदी कम्युनिटी आहे ती आज जात्यात आहे। ही जी यजीदी कम्युनिटी आहे ती आज जात्यात आहे आणि भारतातले किंवा जगभरातले जे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, ख्रिश्चन्स अँड ज्यूज आणि इतर थोडे बहुत संप्रदाय, हे जे आहेत ते सुपात आहेत। परत एकदा मराठीत सांगतो, यजीदी कम्युनिटी आज जात्यात आहेत, यजीदी कम्युनिटी आज जात्यात आहेत आणि भारतातले आणि जगभरातले हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ख्रिश्चन्स, पारसी, ज्यूज आणि छोटे मोठे संप्रदाय हे सगळे सुपात आहेत।